9 साल की फातिमा ने जैसे ही पेजर उठा के अपने वालिद के हाथ में रखा, वो वैसे ही ब्लास्ट हो गया। लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, आईफोन सबकी बैटरी निकाल के लोगों को भागना पड़ा और लेबनान के एयरपोर्ट पे हल्ला हो गया। हिजबुल्लाह के लीडर का पहला मैसेज जैसे ही उस पेजर पे आया, उसके बाद ब्लास्ट हो गया। CNN की रिपोर्ट आई कि यूएस को तो पहले ही पता था इस अटैक के बारे में। उसके बाद खबर आई कि ये सारा का सारा किया जरा इजराइल की A200 इंटेलिजेंस का है। लेकिन वायनाड की पुलिस तब हरकत में आई जब केरला के रिंसिन होसे का नाम निकल के सामने आया। इन्होंने डॉग के अंदर बॉम्ब प्लांट करके हिजबुल्लाह के कैंप के अंदर भेज दिया। पूरा का पूरा कैंप ये इजरायली एजेंट आपके हाथ में है, आपके मोबाइल फोन ही इजरायली एजेंट्स हैं। देखिए 7 अक्टूबर 2024 को हमास ने इसराइल पे एक ऐसा अटैक किया था जो कि पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था और इसराइल खुद भी इसके लिए तैयार नहीं था। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह जो कि लेबनान की एक अलाइस है, उसने भी इसराइल पे अटैक शुरू कर दिया। लेबनान ने जो सबसे बड़ा अटैक इसराइल पे किया था वो शिबा फॉर्म, जो कि इसराइल और लेबनान की एक डिस्प्यूटेड लैंड है, उस पे किया। बैक टू बैक रॉकेट लॉन्चर्स छोड़े और एयर अटैक्स किए। लेबनान बैंक एक शिया ग्रुप है, तो वाला पार्ट है, इस पे इसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। मिलिट्री दोनों विंग्स इसने बना रखी हैं। लेबनान की पार्लियामेंट में 13 मिनिस्टर्स हैं इनके। लेकिन हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को इसराइल पे जो बैक टू बैक अटैक्स किए, तो इसराइल ने भी अपनी एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। सिर्फ 2 दिन के अंदर इसराइल जो है एक 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा था, एक साउथ साइड पे और एक नॉर्थ साइड पे। एक तरफ से हिजबुल्लाह था, एक तरफ से हमास था। हिजबुल्लाह जो अटैक करने इसराइल पे आया था वो कितनी प्रिपरेशंस के साथ आया था, इसका अंदाजा इसराइल को 3 दिन बाद हुआ। 11 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने लेबनान में बैठ के इसराइल के नॉर्दर्न रीजन में अटैक प्लान किया। Dozens of missiles and rockets into Israel today, including one aimed at Tel Aviv, which was intercepted. Israel Rescue Services say that no injuries or damages. चल रही थी, उसी सेम वीक में खबर आई कि हिजबुल्लाह के 20 मिलिटेंट पैराग्लाइडिंग करते हुए इसराइल के नॉर्थ में घुसेंगे। जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इसराइल में, वो सेम चीज रिपीट होने वाली है, लेकिन इस बार इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट में होगी। ये खबर फैलना शुरू हुई तो इसराइल के नॉर्थ रीजन में अलार्म्स बजना शुरू हो गए। इजरायली फौज ने आम जनता से कहा कि आप लोग शेल्टर्स ले लो। इस खबर के 24 से 48 घंटों के बाद इसराइल की मिलिट्री की तरफ से एक बयान आया कि ये एक फॉल्स अलार्म था, जो कि एक इंसानी गलती थी। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सही नहीं थी और खतरे की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो नॉर्दर्न एरियाज के इजरायली रीजन्स से शहरी थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जो हमास ने हमले किए थे उसका हाल देखा हुआ था कि हिजबुल्लाह इजराइल पे बहुत ज्यादा हैवी अटैक्स कर रहा था। तो तकरीबन 96,000 जो इजरायली सिटीजन थे वो वहां से बॉर्डर छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। और जो लेबनान वाली साइड थी वहां पे जो सिविलियन थे वो भी पीछे हटना शुरू हो गए। और ये चीज शुरू हुई तो नेतन्याहू के ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया कि थोड़े दिन पहले इसराइल के साउथ में अटैक हुआ था तो वहां से लोग अपना घर बार छोड़ के भागे, अब नॉर्थ में अटैक्स हो रहे हैं तो वहां पे भी लोगों को भागना पड़ रहा है कि इजरायली जो है वो जो आम जनता है वो अपने ही घरों में महफूज नहीं है और वो वहां पे नहीं रह पा रही पड़ रहा। तो इस चीज को लेके ऑपोजिशन पार्टी ने नेतन्याहू पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। ये एक फेलियर है नेतन्याहू का। और ये जब बात बहुत ज्यादा उठने लगी तो उसके बाद नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया कि बहुत ही जल्द इसराइल के नॉर्दर्न एंड साउथर्न एरिया के जितने भी लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं उनको उनके घर सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो नेतन्याहू ने सबसे एक वादा किया कि बहुत ही जल्द वो लोग जो साउथ रीजन से और नॉर्थ रीजन से इसराइल के हैं, जो जंग की वजह से अपना घर बार छोड़ के आ चुके हैं, उनको महफूज उनके घर में पहुंचा देंगे। लेकिन ये चीज करना इतनी भी आसान नहीं थी। लोग तभी अपने घरों को वापस महफूज जाएंगे जब हिजबुल्लाह बैक फुट पे होगा और ये जंग बंद होगी। वही अगर आप हमास के मुकाबले में देखो तो हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं और ईरान से भी बैकिंग है उसको। इसलिए हिजबुल्लाह इसराइल के लिए ये बहुत ही टफ टास्क था। और that the long arm of Israel cannot reach. If you strike us, we will strike you. जो साउथ में बैठ के अटैक कर रहा था उसने अपने लिए 4 लेयर सिक्योरिटी बना रखी थी। पहला लेयर जो उन्होंने बनाया था वो टेक्निकल डिफेंस का बनाया था। दूसरी लेयर में रॉकेट और मिसाइल थी। तीसरी लेयर में कमांड एंड कंट्रोल था। और जो 4th लीडर थी उसमें जो 4th लेयर थी इसमें इसके सबसे अहम जो मेन लीडर्स थे जो ये सारे ऑपरेशंस चला रहे थे वो रहते थे।
तो जो इसराइल है वो इस पूरी लड़ाई में क्या करने लगा था कि उसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके, वैसे तो इनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन एक पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करके इन्होंने हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं उनकी लोकेशन और ये सारी चीजें निकालना शुरू कर दी थी। फोन को हैक कर लिया था। हिजबुल्लाह जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह बना रहा था उनको एक एक चीज की खबर हो रही थी, जिसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा था इसराइल को। इसराइल ने हिजबुल्लाह के बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनका मोबाइल हैक करके उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी लोकेशंस और बहुत ज्यादा अहम जो जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी, उन तक एक्सेस ले रहा था। इसी तरह से हिजबुल्लाह के बहुत सारे लीडर्स की इसराइल ने लोकेशन ट्रैक करी और गाइडेड मिसाइल्स के जरिए उनकी जो लोकेशन थी उनको तबाह किया। हिजबुल्लाह किस स्ट्रैटेजीज के मुताबिक अटैक करेगा उनके बारे में भी इसराइल को एक एक चीज की खबर होती थी। इनफैक्ट जो लोग जो हिजबुल्लाह के लीडर्स वार जोन में नहीं थे, लेबनान या सीरिया में बैठे थे, उनके ऊपर भी गाइडेड मिसाइल्स उन्होंने गिराना शुरू कर दी और उनको मारना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा मसला तब शुरू हुआ जब इसराइल ने नवंबर 2023 को अली हसन, अली रैफ और मोहम्मद इब्राहिम इनकी लोकेशंस पता करके इनको गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू मार गिराया। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती। साल आते ही हिजबुल्लाह के लोगों को इस बात की भनक लगना शुरू हो गई थी। सब चीजों के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो उनकी नजर में मोबाइल है। फिर कई हिजबुल्लाह के कमांडर ऐसे भी थे कि उनके ऊपर उस टाइम पे मिसाइल गिरी जब वो मोबाइल उन्होंने पकड़ा ही था। इसके बाद ये सब लोग ट्राई तो करते हैं कि जितना कम हो सके उतना ही मोबाइल यूज करें, जो भी ऑपरेशंस में जाएं मोबाइल ना लेके जाएं। लेकिन इसके बाद भी इसराइल जो ट्रैकिंग कर रहा था ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गई थी। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से इसराइल को सब चीजें पता चल रही थी। अगर हिजबुल्लाह मोबाइल यूज नहीं करता तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। तो फोन छोड़ के ये लोग धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स करना शुरू करते हैं। ये लोग हैंड रिटन लेटर्स यूज करना शुरू करते हैं, पेजेस यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो चीज हिजबुल्लाह कर रहा था ये बहुत लार्ज स्केल पे नहीं कर रहा था, बहुत छोटी जगह पे कर रहा था। लेकिन इसमें बहुत कम लोग थे जो पेजेस का यूज कर रहे थे और अपनी कम्युनिकेशन कर रहे थे। इसके बाद महीना शुरू होता है फरवरी का। फरवरी के महीने में हिजबुल्लाह का ये जो चीज, हिजबुल्लाह जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, ये टीवी पे आके सारे लोगों को एक बयान देता है। लोगों को कहता है कि आप लोग जो पूछते हो कि इजराइल के एजेंट्स कहाँ पे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजराइल के एजेंट्स आपके हाथों में, आपकी वाइफ के हाथों में, आपके बच्चों के हाथों में हैं। العميل قال لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद जो लोग थे या जो आर्मी ऑफिशियल्स थे हिजबुल्लाह के, वो फोन्स छोड़ के पेजर पे शिफ्ट हो जाते हैं। मोबाइल फोन जो होते हैं ना ये हमारे टावर्स के साथ कनेक्ट होते हैं जो हम सिम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर कोई पर्सन उस टावर पे कंट्रोल बना लेता है तो उस एरिया में जहाँ पे वो टावर है वहाँ पे सारे मोबाइल फ़ोन, उनकी लोकेशन और जो मजीद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन पेजर जो होते हैं ये RF टेक्नोलॉजी यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं और इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो पेजर होता है ये उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसपे हमारे रेडियोस काम करते हैं। तो रेडियोस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो पेजर होता है इसमें सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन होती है कि आप एक तरफ से ही मैसेज भेज सकते हैं। कुछ एडवांस पेजर्स होते हैं जिनमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आमतौर पे जो पेजर्स यूज किए जाते हैं वो 1 वे कम्युनिकेशन होते हैं। ये इसमें सिर्फ मैसेज आ सकता है, आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं, आप किसी को मैसेज सेंड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि किसी एडवांस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके या नेटवर्क सैटेलाइट का इस्तेमाल करके 100, 50, 500, 1000 मैसेज अगर किसी को भेजना है तो आप भेज सकते हैं। तो आज के टाइम पे भी जहाँ पे इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, AI आ चुका है, हर चीज़ ग्रोम हो रही है, इसमें भी कुछ लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं। इनको हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स आप पेजर इस्तेमाल करते हैं। इनको आज भी पेजर यूज़ करते हैं जब एक मैसेज बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करना होता है। फायदों को देख के हिजबुल्लाह ने भी डिसाइड किया कि वो पेजर्स का इस्तेमाल करेंगे। बात तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग जब मरने लगे और इनकी लीडर ने भी जब आके बोल दिया टीवी पे कि ये मोबाइल फ़ोन्स ही तो इसराइल के एजेंट्स हैं, तब हिजबुल्लाह के लोगों ने पेजर्स पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया। मार्च 2024 के स्टार्ट में हिजबुल्लाह दुनिया भर में कंपनीज देखने लगा जहाँ से वो पेजर्स मंगवा सके। हिजबुल्लाह ने डिसाइड किया कि पहला जो ऑर्डर होगा वो 5000 पेजर्स का होगा और उसमें इन्होंने पेजर का एक मॉडल भी डिसाइड किया था। AR924 मॉडल पेजर्स जो हैं ये मंगवाए जाएंगे। तो हिजबुल्लाह ये जितनी भी प्लानिंग्स कर रहा होता है, इनका जितना भी इंटेल होता है वो सारा इजराइल के पास पहुंच रहा होता है कि हिजबुल्लाह जो है कई सालों से जो पेजेस पे शिफ्ट होना चाह रहा था अब वो तैयार है बल्क में ऑर्डर करने के लिए। हिजबुल्लाह कंपनी ढूंढ रहा है और इसको 8200 नहीं कहते, ये लोग A200 कहते हैं। इजराइल की जो इंटेलिजेंस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो मोसाद है, उसका आपको पता ही होगा, ये जितने भी बाहर के खतरे होते हैं, बॉर्डर के पार के खतरे होते हैं, इनके साथ निपटती है।
दूसरी है ये शिन बैट है, इसको शब्बा भी कहते हैं ये लोग, और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये इजराइल के अंदर होने वाले सारे मामला देखती है। अगर कोई इजराइल के अंदर स्पाई वगैरह आता है तो ये जो यूनिट है वो उनको ढूंढती है और उनको मारती है और अंदर से इजराइल को महफूज बनाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज वगैरह, ये इसमें बॉम्ब वगैरह रख के और लोगों को मारने का काम करती है। अगर आपको याद हो तो 2020 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करने वाले एक साइंसदान को एआई पावर रिपोर्ट से मारा था, सिस्टम के जरिए सैटेलाइट के थ्रू मारा था। जो साइंसदान को मारा था ये कोई आम नहीं था, ये एआई के जरिए सैटेलाइट के थ्रू रिमोटली मारा था। ये जो टास्क था ये इसी A200 यूनिट ने किया था, और हिजबुल्लाह का ये जो पेजर वाला टास्क था ये भी इन्होंने इसी यूनिट को असाइन किया था। तो ये जो यूनिट A200 है इनको ये चीज़ अच्छी तरह से पता थी कि अगर हिजबुल्लाह पेजर्स पे शिफ्ट हो रहा है तो इनको कोई 2-4 पेजर्स तो नहीं चाहिए होंगे, इनको वो बल्क क्वांटिटी में हज़ारों में ये चीज़ चाहिए होगी। जो इजराइल का यूनिट A200 है ना, इसने क्या किया है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी जो पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, कि गोल्ड, अपोलो, मल्टी टोन इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिकेशन, स्विस फोन, ये जो यूनिट A200 है इसने इन सब कंपनीज पे नजर रखना शुरू की और देन इनको पता चला कि ये जो गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी है, हिजबुल्लाह ने इनसे पहले भी पेजर्स मंगवाए हुए हैं। और दूसरी बात, ये जो हिजबुल्लाह है इसको बाहर के जो मालिक हैं ईरान, US और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने एक दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है। जो हिजबुल्लाह है इसलिए हिजबुल्लाह जो है अपने सारे जो ट्रांजेक्शन हैं, जो लेन देन है, इन सब कंट्रीज से अवॉइड करता है। जो गोल्ड अपोलो कंपनी है ये ताइवान की है, तो इसलिए हिजबुल्लाह के लिए ये परफेक्ट एक कंपनी थी पेजर्स मंगवाने के लिए। ये हिजबुल्लाह को ताइवान में ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ थी कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। ताइवान में इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं हिजबुल्लाह पे ट्रैक रखने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद इसराइल की जो यूनिट A200 है ये डिसाइड करती है कि ये जो गोल्ड अपोलो कंपनी है किसी भी तरह से इनके साथ अपने लिंक्स बनाए जाएं। ये जो गोल्ड अपोलो कंपनी है ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। तो ये जो यूनिट A200 था इसके लिए इतना वो आसान नहीं था कि कंपनी के अंदर घुस के और इसमें चीज़ें सारी देखना और उसको ट्रैक करना। तो इसीलिए ये जो गोल्ड अपोलो कंपनी है इसके अंदर घुसने के लिए ये जो यूनिट है A200 इन्होंने एक अलग रास्ता चुना। ये जो इजराइल की यूनिट्स हैं ये क्या करती हैं कि ये अलग अलग मुल्कों के अंदर अलग अलग डोमेन में अपनी कंपनीज रजिस्टर करवा के रखती हैं ताकि कोई ऐसा मसला हो तो एमरजेंसी में इनको यूज़ किया जा सके। इसके बाद इन्होंने क्या किया, हंगरी का जो कैपिटल है बुडापेस्ट, इसमें अलग अलग शेल कंपनीज बनाना शुरू की। हंगरी को इन्होंने इसलिए चूज़ किया, जो हंगरी है ना ये फॉरेन ट्रेड, फ्रॉम बाहर की इन्वेस्टमेंट्स, इनको ज़्यादा सपोर्ट करता है ताकि इनकी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट हो सके। ये हंगरी जो है पूरे यूरोप में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम लेता है इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। तो इजराइल क्या करता है, हंगरी के बुडापेस्ट कैपिटल में एक जगह ढूंढता है 33A1142 बुडापेस्ट, जो कि इसकी 14th डिस्ट्रिक्ट में है। कि ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने एक कंपनी सेट कर दी जिनका इन्होंने नाम रखा BAC कंसल्टिंग। ये जो भी आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये उस बिल्डिंग की ओरिजिनल फोटो है और इस बिल्डिंग में 13 और कंपनियां रजिस्टर्ड थी। टाइम पे वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था क्रिस्टियाना बैरसोनी। इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है ये जो लड़की है इसको इन्होंने धोखे से CEO बनाया या वाकई ये CEO थी। इसराइल ने इस लड़की को CEO बनाया, लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई कि इसराइल ने इस लड़की को धोखे से CEO बनाया या वो सच में इस कंपनी की CEO थी। लेकिन रॉयटर्स ने कुछ झूठ पकड़े हैं। BAC की जो वेबसाइट है, BAC कंसल्टिंग की जो वेबसाइट है, दिखाया कि क्रिस्टियाना जो है ये बोर्ड मेंबर है अर्थ चाइल्ड की। तो इन्वेस्टिगेट किया गया तो सबको पता चला कि ये झूठ है। ऐसे ही जब क्रिस्टियाना का रिज्यूमे निकाला गया उसमें उन्होंने दिखाया कि क्रिस्टियाना जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की प्रोजेक्ट मैनेजर है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस्टियाना को सब रीच आउट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है। ये अभी सिर्फ 2 लोग आउट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है। ये अभी सिर्फ 2 लोगों का नाम सामने है, एक तो क्रिस्टियाना है और दूसरे हैं इंडियन रिंसन होजे, इंडियन रीजन के रिंसन होजे। तो केरला से नॉर्वे माइग्रेट हो गए थे। इस पेजर की डील में इनका भी नाम आया है, इंडियन रिंसन होजे। इंडियन रिंग की जो कंपनी है नोइटा ग्लोबल लिमिटेड, इसके जरिए 1.6 मिलियन यूरोस इजराइल को पहुंचे हैं हेल्प करने के लिए। इसराइल का जो प्लान था कि ये जो BAC कंसल्टिंग कंपनी है इसको फ्रंट पे रख के जो अपोलो वाली कंपनी है, गोल्ड अपोलो कंपनी है, उससे डील की जाएगी। ये आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये डील कैसे हुई और किस तरह से बाकी ये सारी प्लानिंग हुई और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया। ऐसी जो वीडियोज होती हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप, केस स्टडीज टाइप, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी है जो कि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव होगा, उसमें आपको एग्जैक्टली मैं बताऊंगा
कि ये प्लान पूरा एग्जीक्यूट किस तरह से किया। अभी तो मैंने बनता हुआ दिखाया ना कि बना कैसे, इसको एग्जीक्यूशन इसकी दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पार्ट भी आए जो कि इतना ही बड़ा होगा, नीचे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको